माता की। बच्चों की आवाज बहुत जोर से आ रही है, तब से लग रहा है कि जोश है बच्चों में। भारत माता की। वन्य जीव सप्ताह के इस शुभारंभ अवसर पर अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे वन विभाग के मंत्री के नाते लगातार वनों के संरक्षण के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए लगातार काम करने वाले हमारे वन विभाग के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, प्रमुख सचिव वन श्री आर.के. सुधांशु जी, प्रमुख वन संरक्षक श्री विनोद सिंघल जी, प्रमुख संरक्षक वन्य जीव प्रतिपालक वाइल्ड लाइफ श्री समीर सिन्हा जी, निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व डॉक्टर साकेत बड़ोला जी, करण बोरा जी, ये करण बोरा जी हैं, पीछे बैठे हैं जी, और हमारे संचालक भाई काव्य जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे हिलियाल जी और आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी शिक्षकगण और जिन बच्चों ने यहाँ पर आज बहुत अच्छा अपना यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है, ऐसे विभिन्न विद्यालयों से आए हुए मेरे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं, जिनमें MPKP PG कॉलेज देहरादून से, विवेकानंद स्कूल जोगीवाला, प्राथमिक विद्यालय रामगढ़, जूनियर हाई स्कूल रामगढ़ से आए हुए सभी छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज हम सभी लोग यहाँ पर वन्य जीव प्राणी सप्ताह इसको शुभारंभ करने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी, जहां वन विभाग के हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आम जनमानस में से जो भी लोग अपना योगदान देते हैं, मैं उन सभी का अभिवादन करता हूं। सबको मैं आज के इस अवसर पर उन सबको बहुत बधाई देता हूं। जहां वन्य जीव हमारी आस्था और संस्कृति इसके अभिन्न अंग हैं, और हमारे आजकल नवरात्र चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के आज व्रत भी होंगे, और हमारे देवताओं के साथ स्थान पाकर हमारे वन्य जीव भी हमारे लिए बहुत पूजनीय है। उनका स्थान भी हमारे लिए बहुत ऊपर है। जहां मां दुर्गा शेर की सवारी करती है, तो गणेश जी का वाहन मूषक है। मां सरस्वती हंस, तो कार्तिकेय भगवान मोर पर सवार होते हैं। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, तो देवों के देव महादेव के कंठ पर नागराज सुशोभित रहते हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति के अनुयायी नर में नारायण, पौधों में परमात्मा और जीवों में शिव का दर्शन पाते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है। वन्य जीवों का संरक्षण, जहां हम सब लोग वन्य जीवों के सप्ताह के प्रारंभ होने पर एक संकल्प लेते हैं, एक तरह से मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, कि हम वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे। ये हमारे आदिकाल से भारत के जो सांस्कृतिक लोकाचार हैं, जो हमारा व्यवहार है, लोकाचार है, जो हमारी संस्कृति है, उसने हमेशा ही
वन्य जीवों के संरक्षण का ये हिस्सा रहा है। हमारे वेदों और शास्त्रों में अनेक जगहों पर वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख मिलता है। हमारी ये समृद्ध परंपरा वन्य जीवों के प्रति जहां करुणा और हमारे सह अस्तित्व को सदियों से प्रोत्साहित करते आई है, इसके संवर्धन को, इसके संरक्षण को लगातार बढ़ाती आई है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने, जैसा कि शुरू में बताया, वर्ष 1957 से अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव प्राणी सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस पूरे सप्ताह के दौरान प्रदेश के आम जनमानस को वन्य प्राणियों के संरक्षण से जोड़ने की दृष्टि से कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसका यहां पर शुभारंभ हुआ है। और मुझे जब समीर सिन्हा जी मिलने के लिए आए थे, उस दिन मैंने, क्योंकि ये हो रहा था कि ये कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया जाए, कौन सा स्थान हो जहां पर हम सब लोग मिलें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तो मेरे मन में ही विचार आया, एक बार हो रहा था कि सारे बच्चों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाया जाए, मुख्य सदन में जो मुख्य सेवक सदन है वहां पर इनका कार्यक्रम हो। तो बड़ी चर्चा हुई और यह भी लग रहा था कि प्यारे प्यारे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे वहां पर आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि उस निवास के अंदर आकर वो खुश होंगे। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि जहां हम वन्य जीवों के लिए, उनके संरक्षण के लिए सप्ताह मनाने जा रहे हैं, तो ये ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां का वातावरण भी ऐसा लगे कि हम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं। इसलिए मैंने ही सुझाव दिया कि पिछले वर्ष जहां जो मसूरी का हमारा वो पार्क है, क्या नाम था, जू में, पिछले वर्ष जू में, तो मैंने कहा कि पिछले वर्ष यहाँ नेचर पार्क का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया था, इसका शुभारंभ किया था। तो देहरादून के निकट का कोई ऐसा स्थान खोजा जाना चाहिए जहां पर हमारे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राएं भी आसानी से पहुंच पाए। तो मैं बधाई देना चाहता हूं विभाग के लोगों को कि उन्होंने इस नेचर पार्क का यहाँ पर सिलेक्शन किया, इसको चयन किया और बहुत शानदार यहाँ पर जहाँ बच्चों ने अपनी अभिव्यक्ति दी है, अपने प्रस्तुतिकरण किया है, उनके माध्यम से हम सब लोग यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण किया कि किस प्रकार से वन्य जीवों के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए, आने वाले लोगों को किस प्रकार का अपने मनोरंजन का जरूर वो ध्यान रखें, लेकिन उसके साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन का भी, और उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, जिससे कि कई बार उनका स्वभाव न होते हुए भी वो अनावश्यक रूप से हानिकारक हो जाते हैं, जिसके कई सारे दुष्परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। मुझे बताया गया है कि इस पूरे सप्ताह में जहां छात्र छात्राओं एवं युवाओं के मध्य वन्य जीवन को लेकर जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें गोष्ठी है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, पक्षी अवलोकन है और फिल्म शो का भी प्रदर्शन किया जाएगा। और निश्चित रूप से जहां इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारे ये नौजवान बच्चे हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनकी सोच में जो हमारा वन्य जीवन उसके प्रति व्यापकता बढ़ेगी और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति वो अधिक गंभीर होकर बहुत प्रभावी तरीके से उस ओर सोचेंगे। और वैसे भी हमारा राज्य, ये जहां पर मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने यहां से कहा कि हमारा राज्य 71% भूभाग यहां पर वनों का है और वन एवं वन्य जीव बाहुल्य होने के कारण से हमारे प्रदेश में बहुत सारे इस दिशा में हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ इस प्रकार के आयोजन इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो वनों की महत्ता को समझे,
जो प्राकृतिक जीवन चक्र है उसमें वन्य जीवों की जो आवश्यकता है वो उनको एक बोध हो, उसी को लेकर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चीते जो हमारे यहाँ पर जो एक तरह से विलुप्त हो गए थे उन सबको पुनः यहाँ पर लाने का काम हुआ है। और ये एक तरह से एक जो चक्र है, किसी भी वन का अगर हमें ठीक प्रकार से अनुसंधान करना है, ठीक प्रकार से उसकी जानकारी करनी है, जब हम यहाँ आए तो उन्होंने बहुत सारे हमको औजार दिखाए, यहाँ पर बहुत सारे हथियार दिखाए किस प्रकार से काम करते हैं। अगर हमको देखना है कि एक वन में ये इसकी इकोलॉजी, इसकी पारिस्थितिकी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको देखने के लिए पता करना होगा कि उस वन में टाइगर है कि नहीं है। क्यों घिल्डियाल जी, यही है। तो जितना हम जानते हैं, क्योंकि मैं ऐसे स्थान पर बड़ा हुआ हूं, ऐसे स्थान पर मेरा बचपन बीता है कि जहां पर चारों तरफ से, जहां मेरा गांव है वो गांव के चारों तरफ वन है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, और जो हमारे वन्य जीव हैं उन वन्य जीवों से भी आच्छादित है। रास्ते में कितनी बार शेर दिखाई देता है, कितनी बार जो है हिरन दिखाई देते हैं। तमाम प्रकार के जो वन्य जीव हैं, मगरमच्छ से लेकर हमारे तमाम अजगर तक हमने बचपन में देखे हैं, बचपन से देखते आए हैं। और एक बार तो मैं बताऊं कि पहले के समय में जब छोटे थे, मुझे लगता है 4वीं-5वीं में मैं पढ़ता हूंगा, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं रात में उठकर बाहर आया तो उन दिनों हमारे यहाँ शौचालय नहीं होते थे। मैं बाहर आ गया, मैं बाहर आकर बैठ गया। तो बाहर बैठा तो मुझे लगा कि कोई कीड़ा मेरे चढ़ रहा है, नीचे से कीड़ा जो है, छोटा सा कीड़ा चढ़ रहा है। तो मेरी समझ में आया नहीं, मैं सोच रहा कीड़ा चढ़ रहा होगा, छोटा सा ऐसा लग रहा था, कुछ एहसास नहीं हो रहा था। और जब ऊपर तक आ गया तो मैंने ऐसे हाथ से मारा तो बड़ा सा सांप जब सामने मेरे गिरा लंबा सा, तब मैं अंदर को भागा बड़ी तेज। हाँ तो ऐसे वातावरण में और ऐसे माहौल में हम लोगों की परवरिश हुई है। हमारे बच्चों ने तो दूर से देखते हैं कि अभी सांप आ गया कहते हैं, वो सांप हमारे ऊपर ही चढ़ गया था। तो इसलिए ये जो चक्र है उसमें हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आने वाले कल के भविष्य हैं, उन सबको जहां वनों की महत्ता को समझना चाहिए, वहीं जो प्राकृतिक जीवन चक्र है और जो वन्य जीवों की आवश्यकता है इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, वनों को संतुलित करने के लिए, वायु को संतुलित करने के लिए और साथ में पानी के संतुलन के लिए भी। आज हम देख रहे हैं जगह जगह पर जितने हमारे पहले प्राकृतिक स्रोत होते थे वो सारे के सारे स्रोत सूखते जा रहे हैं। हम पहले पहाड़ों की ओर निकलते थे, आप यहां से देखते होंगे, यहां से अगर कोई ऋषिकेश से पौड़ी की तरफ जाएगा, श्रीनगर की तरफ जाएगा, या नरेंद्र नगर होते हुए चंबा से टिहरी की तरफ जाएगा, तो इन स्थानों पर, सैकड़ों स्थानों पर पहले स्रोत होते थे। धीरे धीरे वो स्रोत सूखते जा रहे हैं। इसके पीछे भी है कि जहां अभी बहुत सारे लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहीं वृक्ष लगाने का काम किया है, कहीं पौधारोपण का काम किया है, कहीं छोटी छोटी तलैया बनाने का काम किया है। कुछ लोगों ने जो है बीज बम बनाकर जगह जगह पर बीजों का रोपण करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये सब लोग हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। कई बार हम सोचते हैं कि आपदा आ रही है, आपदा आने के पीछे भी आजकल आप देखते होंगे जो मौसम होता है उस मौसम में, उस मौसम के अनुरूप जो पर्यावरण होना चाहिए, जिस प्रकार का मौसम होना चाहिए, मौसम के अनुकूल जो है हमको ना उस समय की हवा आती हुई दिखाई देती है, न महसूस होती है, न धूप आती हुई दिखाई देती है, न ठंड आती हुई दिखाई देती है। बरसात के मौसम में कई बार सूखा पड़ जाता है, और सर्दियों के समय में जब बारिश नहीं होती थी अब बारिश होने लगती है।
ये सब हमारा जो प्राकृतिक असंतुलन हुआ है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कारण है। इसलिए ये प्राकृतिक संतुलन भी हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अवसर पर जरूर हमको सोचना चाहिए कि इस धरा ने हमको जहां, इस पृथ्वी ने जहां हमको इतनी ऑक्सीजन दी है, कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि एक सिलेंडर खरीदने में हमको कई 100 रुपया लग जाता था, और अगर हम पूरे जीवन भर एक मनुष्य की जो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जो हमारे इस वन्य जीव चक्र के कारण से हमको प्राप्त होती है, उस ऑक्सीजन का हम पूरा मोल अगर लगाएंगे तो एक मनुष्य निश्चित रूप से कई करोड़ों की ऑक्सीजन ले लेगा। क्यों सिंघल सर, आप तो उसके भी रहे हो, क्या नाम हमारे, नहीं उसके दूसरे वाले जो हमारे, हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। तो एक व्यक्ति के जीवन में करोड़ों करोड़ों की, दीपांकर जी तुम भी जानते होंगे, अभी देख लेना जाके कितने की ऑक्सीजन हम पूरे जीवन भर ग्रहण करते हैं। क्यों मैडम बताइए आप, करोड़ों करोड़ों रुपए की। तो जब हमको ये धरा, ये पृथ्वी, ये वायुमंडल, ये जो प्रतिपालक चक्र चल रहा है, ये हमको जीवन देने का काम करता है, तो हमको भी कुछ न कुछ देना चाहिए, कुछ न कुछ हमको सोचना चाहिए। कई बार हम लोग जो है हरेला पर्व मनाते हैं, हरेला पर्व के दिन पूरे प्रदेश के अंदर हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अब हम नई परिपाटी भी अब शुरू हुई है, और अच्छी बात है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वह भी बहुत सजग होकर, बहुत जागरूक होकर, और मैं कहूं कि बहुत चाव के साथ वह भी आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। उनको भी ये आभास हो रहा है, बोध हो रहा है कि हमको जरूर इन सब क्रियाओं में, इन सब कामों में भाग लेना चाहिए। उसके कारण से जहां बहुत सारे लोगों ने चलन बनाया है कि जन्म दिवस होगा तो हम पौधारोपण करेंगे, किसी बच्चे का नामकरण होगा तो हम पौधारोपण करेंगे, और कोई दिवंगत होंगे, कोई कार्यक्रम होंगे उसमें भी पौधारोपण करेंगे। एक अच्छी परिपाटी हमने यहां शुरू की है, एक अच्छा काम शुरू किया है। यह पारी निश्चित रूप से, जहां हमारे पूर्वज हमको इतनी सारी चीजें दे गए हैं, इतने पेड़, इतने वृक्ष, ये सब सारा प्राकृतिक संतुलन, तो हमको भी ये सोचना चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत में हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर हम इस दिशा में सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आज का जो वन्य जीव सप्ताह हम मना रहे हैं वो हमारा बहुत साकार होगा। प्रदेश में जहां हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव विहार है, संरक्षण आरक्षित घोषित हैं, इसके अंतर्गत जहां 14.77% भूभाग इसमें सुरक्षित है। भारत में संरक्षित क्षेत्र का आवरण का जो प्रतिशत है 5.27 है, वहीं उत्तराखंड में इसका अनुपात लगभग 3 गुना ज्यादा है। यह हमारे इस अनुपात से पता लगता है कि संरक्षण के प्रति हम सब लोगों की पहले से ही कितनी प्रतिबद्धता रही है। हमारी ये हरियाली और इसमें स्वच्छता से घूमते हुए वन्य जीव प्रतिवर्ष देश के और विदेश के लाखों जो हमारे पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन सबको आकर्षित करते हैं। एशियाई महाद्वीप के पहले राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क में तो हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक बाघ देखने ही आते हैं। अभी वन मंत्री जी बता रहे थे, जैसे कॉर्बेट का एक तरह से मैं कहूं कि हजारों लाखों लोगों को आकर्षित करने के लिए वो बाघ और तमाम पक्षी वहां पर हैं, उसी प्रकार से धीरे धीरे हमारे वन मंत्री जी के इनके नेतृत्व में और इनके मार्गदर्शन में तेजी से राजाजी पार्क को भी आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं इसके लिए इनको बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा पाकर हम सब लोग प्रदेश में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर रहे हैं। यानी हमारी कोशिश है कि विकास भी होना चाहिए और विकास के साथ साथ जो हमारी इकोलॉजी है उसका भी संरक्षण होना चाहिए, जहां विकास भी और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हो। दोनों ही जो है हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हम इसी नाते जाने जाते हैं।
और पूरे हिमालयन राज्यों का, जहां अभी जो हमारा नीति आयोग की बैठक हुई थी, उस नीति आयोग की बैठक में भी मैंने समस्त हिमालयन राज्यों की बात वहां पर रखी थी और हमने कहा था कि हमारे लिए विकास का जो मॉडल है, वो विकास का मॉडल पूरे देश के लिए जो एक समान बनता है, उसमें थोड़ा हमारे जैसे राज्यों के लिए, जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत ही कठिन है, वहां पर उस मॉडल को थोड़ा परिवर्तित किया जाना चाहिए और हमारे भौगोलिक स्थितियों के अनुरूप उस पर काम होना चाहिए। आज मैं वन्य जीव सप्ताह के इस अवसर पर वन विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों से अपेक्षा करता हूं, राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक नए पर्यटक स्थल को वो चिन्हित करें और उसे पर्यटकों के लिए, आने वाले जितने भी हमारे सैलानी हैं, पर्यटक हैं, उन सब के लिए सुलभ बनाएं। यह स्थान कोई वन विश्राम का भवन भी हो सकता है, कोई वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र भी हो सकता है, कोई पहाड़ी झरना हो सकता है। आप इसके प्राकृतिक स्वरूप में अधिक छेड़छाड़ किए बिना, यानी कि पुराना जो स्वरूप है वह स्वरूप भी हमारा बना रहे, वह स्वरूप भी न बिगड़े, और इसको विकसित करें। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हमारा प्रचार हो सकता है, इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार करें। यह प्रयास सुनने में तो छोटा हो सकता है, कई बार लग रहा होगा कि आपको कि ये छोटा प्रयास है, लेकिन इन छोटे छोटे प्रयासों से जो हमारा, जब राज्य का निर्माण हो रहा था, राज्य के निर्माण के समय में हमारे राज्य की आर्थिकी का जो मुख्य आधार था, उसमें पर्यटन बहुत बड़ा था, पर्यटन पहले नंबर पर था। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने वहां, उनके मुंह से शब्द निकले, और ये कैसे शिव रूपी शब्द थे कि उनके मुंह से निकले। और इस बार के जो हमारी यात्रा चली है, उस यात्रा में 37 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड रूप से दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 1 माह भी और चलने वाली है। वहीं हमारी कांवड़ यात्रा चली थी, कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने अभी तक इस बार गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से हमें इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए। एक तरफ जहां हमारे प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिम, तेंदुआ जैसे अनेक जो दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं इसका एक दुखद पक्ष यह भी है, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो खेती के क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष में लोगों को यहाँ पर अभी चेक वितरण किए, ये इस रूप में भी सामने आते हैं। इसलिए हमारा यह प्रयास जारी रहना चाहिए कि मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की जो घटनाएं वो कम से कम हो। इसके लिए जो तकनीकी है उसकी हम मदद भी ले रहे हैं, और मदद की भी आवश्यकता है। उस मदद को लगातार बढ़ाना चाहिए, उस टेक्निक को लगातार बढ़ाना चाहिए। लगातार गुलदार के हमले होते हैं, भालू के हमले होते हैं, तमाम प्रकार से तेंदुओं के हमले होते हैं। उन सब से भी हम लोगों का, जहां मानव का संरक्षण हो, जहां वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है, वहीं मानव का संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। इस दिशा में भी हमको सोचना चाहिए। हमारे वन विभाग के बहादुर कर्मचारी दुर्गम वन क्षेत्रों तक में हिंसक वन्य जीवों के बीच में रहकर अपनी सेवाओं को देते हैं। बहुत कठिन होता है जंगलों के बीच में काम करना। मैं इसके लिए उन सभी को बहुत बधाई देता हूं, और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं आज के अवसर पर पुनः आप सभी को बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि यहाँ पर बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इस अवसर पर मैं कुछ विशेष घोषणाएं भी करना चाहता हूं, जिनमें से वन्य जीवों एवं वयस्क एवं अवयस्क की मृत्यु पर देह अनुग्रह राशि की दर को वर्तमान में जो 4 लाख रुपया है, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपया किया जाएगा। इसी प्रकार गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को देह अनुग्रह राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया जाएगा। प्रदेश में राजकीय ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले वन कर्मियों के परिजनों को सम्मान स्वरूप 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा। यह राशि हमारे पुलिस बलों के समान होगी।
प्रदेश में जिम कार्बेट हेरिटेज ट्रेल की स्थापना की जाएगी, जिसमें कार्बेट के जीवन से जुड़े स्थानों को चिन्हित कर वहां पर इको पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें चंपावत में तल्लादेश, मंच, बूम, काला ढूंगा, चूका, दुर्गा, पीपल, देवीधुरा, चौगढ़, काला ढूंगी, नैनीताल, मोहन, काट की नाव, कांडा, मुक्तेश्वर एवं रुद्रप्रयाग जैसे स्थानों पर विशेष पट्टिका का निर्माण किया जाएगा। साथ ही ट्रैक मार्गों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा तथा वन विभाग एवं पर्यटन विभाग द्वारा इनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। वन विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रदेश के समस्त विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच मानव वन्य जीव संघर्ष की निवारण की जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसमें वन्य जीव संघर्ष से सुरक्षा हेतु उपायों की जानकारी रोचक रूप से बच्चों को दी जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में 5 स्थानों पर त्वरित कार्रवाई दल का गठन किया गया है, जिसके मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण में सकारात्मक सहयोग मिला है। इस प्रकार के त्वरित कार्रवाई दल का गठन प्राथमिकता के आधार पर 10 संवेदनशील वन प्रभागों में किया जाएगा। कार्बेट रिजर्व टाइगर बफर क्षेत्र में गर्जिया पर्यटन जोन का संचालन 2020 में प्रारंभ किया गया था, जिसे भारत सरकार की अनुमति न होने के कारण बंद करना पड़ा था। मुझे यहां पर यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसकी सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई है तथा इस पर्यटन जोन का संचालन पुनः शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। इसे कुछ समय पूर्व निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर मैं शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की पुनर्स्थापना की भी घोषणा करता हूं। पुनः अंत में इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मां प्रकृति सदैव हमारे अस्तित्व को बनाए रखे। मैं पुनः इस कार्यक्रम के आयोजकों को, वन विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों को, विशेष रूप से प्यारे प्यारे हमारे बच्चों को एवं हमारे सभी पत्रकार मित्रों को, छायाकार बंधुओं को वन्य जीव सप्ताह 2022 के अवसर पर अपनी उपस्थिति के लिए उनको सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।